हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1.5 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1.5 घंटे की एक स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आज की इस 1.5 घंटे की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन इस 1.5 घंटे की वीडियो में आपको मैं लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड, साथ ही साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन बच्चों का 19 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और 20 फरवरी को आपका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है एसएसटी का फाइनल एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, एक बार पेपर का पैटर्न देख लो बच्चों। इस साल आपका जो पेपर होगा, ठीक है ना, 25-26 में फाइनल एग्जाम, इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। सेक्शन ए आपका हिस्ट्री का रहेगा 20 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका ज्योग्राफी का रहेगा 20 मार्क्स का, सेक्शन सी जो है आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा 20 मार्क्स का, और सेक्शन डी जो है आपका इकोनॉमिक्स रहेगा 20 मार्क्स का। पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में सेक्शन ए जो रहेगा बच्चों आप देख सकते हैं हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। लेकिन आपको इस वीडियो में हम ये जो पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, ठीक है, ये जो सैंपल पेपर करवाने वाले हैं, ये पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से है। पिछले साल आपके देखेंगे तो खंड पेपर में 6 खंड थे, 37 प्रश्न थे। खंड का के अंदर आपके 20 एमसीक्यू थे 1 नंबर के, खंड खा में 2 नंबर के क्वेश्चन थे, खंड गा के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन, खंड गा में आपके 5 नंबर के, 5वें खंड में 4 नंबर के, और 4 वाले में 5 नंबर का आपका मैप था, 2 नंबर का हिस्ट्री से, 3 नंबर का आपका ज्योग्राफी से। ठीक है ना, तो आपको हम ये जो वाला वीडियो दे रहे हैं, ये वाला पेपर जो समझा रहे हैं, ये इसी पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, बहुत ही जल्द हम आपके लिए न्यू पैटर्न पर बेस्ड भी पेपर्स की वीडियो ला देंगे, सो डोंट वरी। और वैसे भी पता है, एक सच्चाई बताता हूं आपको, देखो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि पैटर्न ज्यादा, जरूरी ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस का हमें रिवीजन करना, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे अब तैयार हो जाओ आने वाला 1.5 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको जो भी 8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो आपके मैप की वीडियो हो, चाहे वो आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाएं, सारी वीडियोस यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो कोई भी वीडियो, कोई भी लाइव आपका मिस हो जाए तो यहां से देख लेना। ठीक है, तो अब बोलो बच्चों, आप लोग तैयार हो ये 1.5 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? जल्दी से बोले बच्चों, रेडी हो? अगर हाँ तो चलिए शुरुआत करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। खंड का के अंदर सबसे पहले हम लोग 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर बताए जाने से पहले आप भी अपने मन ही मन जरूर सोचना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और ये सेक्शन खत्म होने के बाद आप मुझे अपना स्कोर भी बताना बच्चों ईमानदारी से कि 20 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू के राइट आंसर दिए थे। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, उसने कितनी तैयारी कर ली। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। गर्मियों की छुट्टियों में आप एक द्वीप समूह का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं जो कि भारत के बहुत ही समीप है। नीचे दिए हुए संकेतों के आधार पर अपने भ्रमण स्थल को पहचानिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, भारत के समीप 2 हमारे द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह, यही 2 हैं। ठीक है, अब ये जो हमें 3 विशेषताएं दी जा रही हैं बच्चों, ये किन की विशेषताएं इन दोनों में से वो बतानी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यह अरब सागर में स्थित है, यानी कि ये ऐसा द्वीप समूह है बच्चों जो कि अरब सागर में स्थित है। और यह प्रवाल जो द्वीप समूह है उसका एग्जाम्पल है और इसका मुख्यालय है कवारत्ती। ठीक है, आपको मैं एक मैप भी दिखाता हूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो,
यहाँ पे देखो ये कहा, क्या कहा गया, अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। तो अरब सागर कहाँ है, इस वाले एरिया में, इधर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे अरब सागर है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पे बच्चों, ये इस साइड यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। कवारत्ती जो है इसी लक्षद्वीप समूह का एक जो होता है ना प्रमुख द्वीप, ये वो माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका इसका, अब तो समझ गया ना, चित्र के माध्यम से समझा दिया। हाँ सर, सी वाला होगा, लक्षद्वीप है, वेरी गुड, ऑप्शन सी, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में कि इन समर वेकेशंस यू आर गोइंग टू विजिट एन आइसलैंड ग्रोव विच इज नियर इंडिया, आइडेंटिफाई योर प्लेस ऑफ विजिट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। तो इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, इट इज अ ग्रुप ऑफ कोरल आइसलैंड, इट्स हेडक्वार्टर इज कवरत्ती, तो दैट इज लक्षद्वीप। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, और इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में आपको एक दूसरे तरीके से बताया था, आज दूसरे तरीके से। देखो 1917 में बोल्शेविकों के किस निर्वाचित नेता ने 3 मांगे रखी थी जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें बच्चों, अप्रैल थीसिस जो थी वो क्या था, ये 3 ऐसी मांगे थी जो 1917 में बोल्शेविक के निर्वाचित नेता ने रखी थी। अब वो लीडर कौन था बच्चों जिसने ये डिमांड रखी थी अप्रैल थीसिस की, तो वो लीडर थे बच्चों व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ऑप्शन ए वाला एकदम सही है, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे है एकदम इसका सही मिलान करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, सही मिलान। तो देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक तरफ है हमारा राज्य का नाम यानी कि स्टेट, और एक तरफ है झील का नाम। तो देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर में 2 झीलें हैं, एक है डल और एक है वूलर। तो यहाँ पे पहले का जो है बी हो गया, ठीक है, तो पहले के लिए हमारा बी मिल गया हमें। फिर राजस्थान में कौन सी झील है बच्चों, राजस्थान में है सांभर झील, तो दूसरे का हमारा सी मिल गया। फिर उड़ीसा में कौन सी बच्चों, तो उड़ीसा में है चिल्का झील यानी कि तीसरे का हमारा डी मिल गया, और आखिर में तमिलनाडु, यहाँ पे है पुलिकट झील, ठीक है, तो चौथे का ए मिल गया। अब देखते हैं भाई कहाँ पे है पहले का बी, ये रहा, देखो मिल गया आंसर, ठीक है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, तो बी आपका सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, बताइए वूलर झील कहाँ पे है, पुलिकट झील कहाँ पे है, सांभर झील कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, तो याद कर लेना वूलर और डल ये एक ही जगह पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब सेम इंग्लिश मीडियम में तो जम्मू कश्मीर में वूलर लेक है, राजस्थान में सांभर लेक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है, तमिलनाडु में पुलिकट लेक है, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन 4, इसमें पूछा गया कि भारत में जो राशन की दुकानें होती हैं ये क्यों जरूरी हैं, यानी कि जो राशन शॉप्स हैं ये नेसेसरी क्यों है इंडिया में, ठीक है। तो राशन सरकार बेसिकली क्यों देती है नागरिकों को, अपने जो गरीबी रेखा के आसपास के लोग हैं, तो वो इसलिए देती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरित किया जा सके, यानी कि बहुत ही कम से कम कीमत पे, जैसे कि 2 रुपये किलो गेहूँ, ठीक है, 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल वितरित करना है ना, और एक परिवार के लिए 40 से 50 किलो अनाज वितरित करना, इसीलिए हमें राशन की दुकानों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है आपका, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड गेन्स टू द पुअर एट सब्सिडाइज प्राइसेस। ओके बच्चों, अब इससे पहले कि आपको मैं अगला क्वेश्चन करवाऊं, देखो क्वेश्चन 5 कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए। तो अभिकथन हमसे कहता है बच्चों 1927 से 1928 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की पूर्ति तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे, यानी कि देखो 1927 से 28 ये ऐसा 1 से 1.5 साल का समय था जब सोवियत रूस के जितने भी शहर थे वो अनाज की आपूर्ति के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहे थे। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि बच्चों किसानों ने सरकार के द्वारा फसल की जो कीमत तय की गई थी उस पे कहा कि हम सरकार के द्वारा तय की गई कीमत पे अनाज नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, है ना। तो बस इसीलिए जो सोवियत रूस के शहर थे वहाँ पे अनाज की कमी पड़ गई, क्योंकि किसानों ने अपने अनाज बेचा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने कीमत बहुत कम कर रखी थी, इससे तो उतनी लागत भी नहीं निकलती उनकी, है ना, इसीलिए। तो अभिकथन ए भी सही है, आर भी, और यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलो इसी का इंग्लिश मीडियम असर्शन भी ठीक है, रीजन भी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही है। चलो क्वेश्चन नंबर है 6, अब हमें क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित में से
कौन से कथन समानता के अधिकार से संबंधित है, सही विकल्प का चयन करो। यानी कि समानता का जो हमारा अधिकार है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। समानता का जो अधिकार है ना, ये कितने अनुच्छेदों में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला अधिकार है मौलिक अधिकार में, तो ये कितने अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद की संख्या आपको बतानी है कितने से कितने में। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं कितने अनुच्छेदों में है। बाकी देखो, समानता के अधिकार के बारे में सबसे पहली बात, सब पर एक ही कानून नहीं लागू होगा, ये तो गलत है भाई, क्योंकि समानता में क्या कहते हैं कि सभी पे एक कानून लागू होगा, है ना। इसके अलावा रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी, यानी कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, भाषा, जाति का हो, कोई मैटर नहीं करता, सभी को अवसर मिलेगा रोजगार के लिए, ठीक है। तो ये सही है। फिर है तीसरा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वैधानिक रूप से पद के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, तो ये भी गलत है हमारा, है ना। फिर आखिरी, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत नौकरियों में गरीबों को प्राथमिकता देना और जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, इनके लिए आरक्षण, हाँ ये दोनों बातें सही हैं। अवसर की समानता और प्राथमिकता देना, ये सही है। तो देखेंगे, ये रहा बच्चों दूसरा और चौथा, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम देखेंगे इंग्लिश मीडियम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी, तो आपका सेकंड रिलेटेड है, फोर्थ रिलेटेड है, यानी कि ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की संसद को कवांगुओ रेमिनिन दवाइयो दिहाऊ, या फिर सीधा सीधा राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक है। तो किस देश की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं बच्चों, वो है चाइना की ही, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा नहीं है कवांगो रेमिनिन दवाइयो दाहू, समझ जाओ चाइना की बात हो रही है, ठीक है। चाऊ माऊ चाइना, ठीक है। आगे देखेंगे, तो ये जो पार्टी है किससे संबंधित है, पार्लियामेंट ऑफ चाइना। अथवा में देखो, मैंने एमसीक्यू के अंदर ना 3 क्वेश्चन में अथवा ले लिया है, जिससे कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू की भी तैयारी हो पाएगी। ओके, चलो, कार्यबल की आबादी में शामिल है, यानी कि जनसंख्या का वो भाग बच्चों जो देश में ज़्यादातर काम करता है, जो देश में कार्य करता है वो, ठीक है। तो ऐसी जनसंख्या कितने से कितने वर्ष तक की होगी, 15 से लेके 59 वर्ष तक की, क्योंकि देखो हमारे संविधान ने क्या बोला है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों पे काम करने पे मनाही है, तो 10 से 50 तो वैसे भी नहीं होगा। 60 साल के बाद में पेंशन शुरू हो जाती है, तो 15 से लेके 60, बी वाला जो है 15 से 59, ये करेक्ट है, ठीक है। सेम इंग्लिश में पॉपुलेशन जो कि वर्क फोर्स है, तो वो ऑप्शन बी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, इसमें बेसिकली मौलिक अधिकार जो है हमारे बहुत सारे, उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, उसमें एक अनुच्छेद की हमें ये पहचान करनी है जिसमें ये कहा गया हो कि मानव को खरीदने व बेचने पे रोक लगाना और किसी भी तरह का बेगार यानी कि जबरदस्ती काम कराने पे रोक। तो बच्चों हमारा वो जो अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 में दिया गया है और अनुच्छेद 24 में, ठीक है। तो 24 वाला जो अनुच्छेद है ना हमारा, इसमें जो क्या नाम है, बाल मजदूरी, ठीक है ना, बाल मजदूरी, इस पे रोक लगाई गई, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। और जो 23वां है ना, 23वां, इसमें ये कहा गया है कि मानव को खरीदने और बेचने पे रोक लगाना, बेगारी या फिर जबरदस्ती काम कराने पे रोक। तो मतलब अनुच्छेद 23 हमारा सही है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 24 के बारे में। तो बच्चों वही है, आप मेरे साथ बने रहोगे ना, तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ भैया जी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं हमारी, है ना। चलो, तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 23 हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों में शामिल नहीं है। तो बच्चों प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसके नाम में कौन सी शामिल नहीं है, तो बच्चों तापी हो गई, गोदावरी हो गई, ये भारत की अपनी नदी है, महानदी भी भारत की अपनी नदी है, कृष्णा और कावेरी भी अपनी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ये भारत की नहीं, ठीक है, बल्कि ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है ना। तो ये आपका सी वाला जो है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो जहां तक मुझे लगता है सब बच्चों को आता होगा। गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली गर्म और शुष्क पवन होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज हॉट एंड ड्राई वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द समर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, लू बोलते हैं बच्चों। गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में जो गर्म हवाएं बहती हैं क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। अब इसी में अथवा देखो बच्चों, इसमें पूछा गया है
निम्न में से किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता? यानी कि आपको एक ऐसे प्रदेश की पहचान करनी है जहाँ पे चाहे दिन का समय हो या फिर रात का समय, वहाँ पे तापमान में 1-2 डिग्री 4-5 डिग्री इतना ही अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसी के विपरीत जैसे राजस्थान है, वहाँ पे दिन में तापमान तो 50 डिग्री तक भी चला जाता है और रात में 15 ही पहुँच जाता है। तो ये अंतर बहुत हो गया ना। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 1% का, 2% का, 3% का, इससे ज़्यादा नहीं अंतर आता है, तो वो है आपका केरल। ठीक है, केरला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा डिजाइन किए गए खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक नहीं है? अर्थात भारत सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे जो घटक है वो गलत है, एक बताओ। ठीक है, तो यानी कि 3 तो आपके सही हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली के घटक क्या है। सबसे पहला घटक है बच्चों बफर स्टॉक। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो सरकार के द्वारा आने वाले भविष्य को आंकते हुए जो खाद्य पदार्थ है उसको बनाए रखना और समय आने पे उसकी पूर्ति करना लोगों में। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार कार्यक्रम, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये इसका घटक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, यहाँ पे आपके 3 MCQ और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सब पूरे हो जाएंगे, ध्यान से देखना। नीचे कुछ समाजवादी एवं उनके विचार दिए गए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहले समाजवादी हैं रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने कहा एक नए तरह के समुदाय न्यू हार्मनी की रचना का प्रयास किया। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद के बारे में क्या कहा? इन्होंने न्यू हार्मनी की रचना का प्रयास किया। फिर लुई ब्लॉक, ये चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों को हटा के जो सामूहिक उद्यम है इनको बढ़ावा दे। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनका कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पे उद्योग और टेक्नोलॉजी है, वही पूंजीवाद है। तो जितने भी ये समाजवादी के नाम दिए गए हैं, इनकी जो विचारधारा है वो सब की सब बच्चों हमारी सही है, एकदम सही। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में ऑप्शन ए बी सी सब सही है, तो डी सही है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। अभिकथन कहता है फ्रांस में 3 संपदाओं में तृतीय स्टेट सबसे विविध और आबादी वाला था। यानी कि फ्रांस में जो 3 स्टेट सिस्टम था, ठीक है, 3 स्टेट वाला, उसमें जो तीसरा वाला स्टेट है इसमें सबसे विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग शामिल थे और आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। कैसे? तृतीय स्टेट में किसान, कारीगर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, जितने भी पेशेवर व्यक्ति थे वो सब इसी में शामिल थे, इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी आबादी थी। तो मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। देखा, एकदम आसानी से समझ गए, है ना? चलो आगे देखो। अब यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको मैं कम से कम 4 से 5 MCQ समझाऊंगा एक ही बार में, आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, देखो भारतीय संविधान जो हमारी सभा थी, ठीक है, भारतीय संविधान सभा, उसके कुल जो मेंबर्स थे ये कितने थे? 389। ठीक है, 389। जब भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, इसका जब डिवीजन हुआ एक तरीके से, तो कुल कितने सदस्य बचे थे बच्चों? 299। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के टोटल 90 सदस्य जो थे वो चले गए पाकिस्तान में। जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तब उस समय 284 जो मेंबर्स थे इन्होंने साइन किए थे, 284 मेंबर्स ने। और तैयार कब हुआ था बनके बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। कितना टाइम लगा था? 2 साल, ठीक है, 2 years 11 month एंड 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो बच्चों बहुत सारे MCQ मैंने एक ही जगह पे आपको समझा दिए हैं, अब आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो कब बन के रेडी हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। इनमें से कौन सा सरकार की कार्यकारी शाखा नहीं है? यानी कि सरकार का ऐसा कौन सा पार्ट है जो काम नहीं करता? काम इन द सेंस कि ग्राउंड लेवल पे जाके। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति भी काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी,
लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है, जो जज है, क्या वो गलियों में घूम घूम के काम करता है? ये बेसिकली क्या करता है? न्याय करता है। तो ये कार्यकारी शाखा का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। यहाँ पे हमें परिभाषा की पहचान करनी है। ये परिभाषा किसको दर्शाती है और फिलिंग ब्लैंक्स भी है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को कहा जाता है डैश, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। यानी कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और जो युवा निक्षेप हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जिनका निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? खादर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ो दोबारा से। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होते रहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 है। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में फिर से बात आ गई। निम्नलिखित कथनों को अनुच्छेद संख्या के अनुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करें। यानी कि देखो, अब यहाँ पे हमें अनुच्छेद के हिसाब से इसे लगाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, सेकंड दिया गया है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। तो एक एक करके अब जब हम इसे लाइन से लगाएंगे तो सबसे पहले होगी हमारी, देखो सबसे पहले होगी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर होगी हमारी यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, और फिर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और सबसे आखिर में आएगी हमारी क्या बोलते हैं, देश में कहीं भी आने जाने की। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुच्छेद ऐसे होंगे। सेम इंग्लिश में देख लेंगे तो सबसे पहले पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव अराउंड इन द कंट्री एट एनी टाइम। तो ऑप्शन डी। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 17। जॉन लॉके और जीन जैक्स रूसो, ऐसे बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, ये क्या विचार रखते हैं? इनका विचार क्या है? इनका विचार स्वतंत्रता और समान कानूनों पर, सभी के लिए समान अवसरों पर आधारित समाज। यानी कि ये स्वतंत्रता में बिलीव रखते हैं, ऐसे कानून, ऐसे अवसर जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान हो, उस पर ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश मीडियम, what ideas were put forward by philosophers like John Locke and Jean Rousseau। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो क्या कथन है? कथन एक हमसे कहता है 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है बात है भाई। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, ये केवल कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 सालों के लिए। और जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो अब क्या होगा? लोकसभा भंग हो जाएगी, दोबारा से चुनाव होंगे। कथन 2, एक क्षेत्र के रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यानी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, वोट दे के। जैसे आपके घर में मम्मी पापा होंगे तो वोट दे के वोट देने जाते होंगे, तो ये भी बात है। तो मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भोजन, एक सेकेंड, हाँ, भोजन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरुआत की गई? यानी कि भारत का हर वो गरीब जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई थी बच्चों? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि सन 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 20, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे कहा क्या गया है, इसको ध्यान से देखो। नीचे उन राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं जहां निर्धनता में विशेष रूप से गिरावट आई है। यानी कि गरीबी, निर्धनता में गिरावट आई है, कमी आई है गरीबी में, वो राज्य के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पे जो गरीबी कम हुई उसका कारण क्या था? कि जो हरित क्रांति हुई थी ना, उसकी वजह से कृषि दर में वृद्धि हुई, इस वजह से यहाँ पे गरीबी कम हो गई। दूसरा, केरल के मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से निर्धनता कम हो गई। यानी कि केरल ने अपने मानव संसाधनों पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इससे भी गरीबी कम हो गई वहाँ की। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ की सरकार ने
अनाज का जो सार्वजनिक वितरण है उसमें वो करवाया, ठीक है, सार्वजनिक वितरण करवाया, जिससे गरीबी कम हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से, ठीक है, जो बड़ी बड़ी भूमियाँ थी वो कुछ किसानों को बांटी गई, ठीक है, जिनके भूमि के टुकड़े अलग अलग थे तो उनको एक जगह दे दिया गया। तो ऐसे बहुत से भूमि सुधार किए गए। तो इन सभी के माध्यम से हर राज्य में जो गरीबी है वो कम हुई थी। तो बस क्या आंसर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल सही है। और बच्चों याद रखना, यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उन राज्यों को उदाहरण सहित समझाइए जहाँ पे निर्धनता में गिरावट आई है, कैसे आई है, उन कारणों को भी बताइए, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो लो आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट वेयर पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। तो कैसे हुआ बच्चों, इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से बच्चों हमारी आज की इस वीडियो का जो हमारा सेक्शन नंबर ए है, खंड नंबर का, वो यहाँ से हो गया है पूरा। अब एक बार कमेंट में बताओ कि 20 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू के एकदम राइट आंसर दिए, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। और चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, ईमानदारी से बताना कितने के सही आंसर करे थे आपने दिमाग में, ठीक है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला खंड, खंड नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमारे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपकी हर एक किताब से। चलो शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन 21 क्या कहता है, स्टेट जनरल तथा निर्वाह संकट शब्द से आप क्या समझते हैं? 2 शब्द हैं, एक तो है स्टेट जनरल और एक है बच्चों निर्वाह संकट। तो इससे क्या मतलब है, तो पहले समझेंगे स्टेट जनरल को, फिर निर्वाह संकट शब्द को। देखो स्टेट जनरल क्या है बच्चों, कि 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में स्टेट जनरल का एक राजनीतिक संगठन था जिसमें सभी स्टेट के अपने प्रतिनिधि शामिल थे। अर्थात फ्रांस जो था ना, वो वहाँ पे समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और इसी स्टेट जनरल के संगठन को स्टेट जनरल कहा जाता था। अब इसमें जितने भी हमारी 3 स्टेट थे ना, वो सारे प्रतिनिधि, सारे लोग इसमें शामिल थे। दूसरा शब्द निर्वाह संकट शब्द। देखो जैसा कि नाम से पता चलता है ना, निर्वाह संकट, ठीक है, निर्वाह ना कर पाना। तो यह एक चरम स्थिति होती है जहां आजीविका के बुनियादी साधन संकटाग्रस्त थे, जिसे निर्वाह संकट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कृषि करते हो और उस समय जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, या फिर सूखा पड़ गया, तो ये क्या है कि आप कृषि नहीं कर पाए, फसल का उत्पादन नहीं कर पाए, तो ये निर्वाह संकट में आ जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें आप आजीविका के बुनियादी साधन आपके काम ना कर पाए, उससे निर्वाह संकट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, जर्मनी पे जो नाजीवाद था इसका क्या प्रभाव पड़ा? छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा बड़े नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। देखो पहला पॉइंट ये है कि नाजी विरोधी नेताओं की हत्या हो गई, ठीक है। जर्मनी पर जब नाजीवाद आया तो जो भी जर्मनी के लोग नाजियों का विरोध करते थे, ऐसे नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। नाजी दल के अतिरिक्त सभी दलों पर पाबंदी। जब नाजीवाद जर्मनी में लागू हुआ तो नाजी दल ने क्या किया, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मनी की, उन सभी को बैन कर दिया और बोला हम ही शासन करेंगे केवल, ठीक है। श्रम साधनों को कुचल दिया गया और हजारों कम्युनिस्टों और समाजवादियों को शिविर में भेज दिया गया। यानी कि बहुत सारे हजारों की संख्या में कम्युनिस्ट हो गए, समाजवादी हो गए, इनको क्या किया, भेज दिया गया, भगा दिया गया शिविरों में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन थे। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स स्टेट जनरल एंड सब्सटेंस क्राइसिस? तो स्टेट जनरल क्या है, द टर्म सब्सटेंस क्राइसिस क्या है? व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नाजिज्म ऑन जर्मनी? तो ये है आपका पॉइंट, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारा 22, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया और इसका उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में आया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके और मानवीय गरिमा जो है, मतलब मानव अपना आसानी से जीवन निर्वाह कर सके, ये था। दूसरा, इसी अधिनियम के तहत लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवार में से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था ना 2013, इसमें सबसे पहला काम क्या किया,
कि खाद्य से संबंधित और पोषण संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की कीमतें सस्ती कर देना, ठीक है, ताकि आम आदमी भी इसको खरीद सके और अपना काम चला सके। इस अधिनियम के तहत ये जो लागू हुआ ना, ये 75% ग्रामीण जनसंख्या पे लागू हुआ और 50% जो शहरी जनसंख्या थी उस पर लागू हुआ। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हेन डिड इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट कम एंड राइट इट्स ऑब्जेक्ट, तो 2013 में आया था और इसके ऑब्जेक्ट आपके ये रहे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कि 23वां, संविधान के द्वारा बताई गई 2 बुराइयों को बताइए। यानी कि हमारे संविधान में ऐसी बुराइयां थी जिसको खत्म कर दिया हमारे संविधान ने, जो समाज में पहले से थी। तो संविधान ने बताया सबसे पहली बुराई थी अवैध व्यापार की मानव जाति का, यानी कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनका व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, जैसे मूवीज में नहीं देखते हैं आप, किडनैप कर लिया फिर जाके किसी और देश में बेच दिया। तो ऐसे अवैध व्यापार को संविधान ने सबसे बड़ी बुराई बताया। फिर संविधान ने बोला कि जो बेगारी है ये भी निषेध होना। बेगारी का मतलब हो गया आपसे काम भी करवाया जाएगा, आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तो ये एक और बुराई थी जो संविधान के द्वारा बताई गई भारत की। तीसरी बुराई है बाल मजदूरी निषेध, ठीक है। बाल मजदूरी पहले करवाई जाती थी बच्चों से, बच्चे 5-7 साल 8 साल के हुए उनसे काम करवाया जाता था खदानों में, फैक्ट्रियों में। लेकिन संविधान ने अवैध मानव जाति व्यापार को दंडित बना दिया, कोई करेगा तो कानून दंड मिलेगा, बेगारी कोई करवाएगा तो भी कानूनन दंड मिलेगा, बाल मजदूरी करता हुआ कोई पाया गया तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उसे भी दंड मिलेगा, है ना। तो बस यही थी। तो स्टेट 2 इविल्स मेंशन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखो। बच्चों देखो, उपमहाद्वीप क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है एक महाद्वीप का भाग। जैसे एशिया महाद्वीप में उपमहाद्वीप है भारत, तो किसी महाद्वीप का वह बड़ा भाग जिसे भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य हिस्सों से अलग पहचाना जाता है, जहां भूभाग में एकरूपता पाई जाती है, उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है। उपमहाद्वीप क्या हो गया बच्चों, किसी एक बड़े महाद्वीप का, जैसे कि हम एशिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। एशिया के महाद्वीप का एक ऐसा एरिया जो भौगोलिक में, सांस्कृतिक में और आर्थिक दृष्टि से उसमें, उस महाद्वीप में, बड़े महाद्वीप में अलग हिस्सा हो उसका, तो वो है हमारा यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है बच्चों, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान, बांग्लादेश और फिर ये भारत मध्य में आ जाता है, ठीक है। आसपास में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत इसके मध्य में आ जाता है ना। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना क्या थी बच्चों, नमामि गंगे परियोजना क्या थी। तो अब देखते हैं बच्चों नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बच्चों, ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसके तहत हमारे देश की राष्ट्रीय नदी गंगा जो है इसके कुछ उद्देश्यों को पूरा करवाया गया, जैसे कि गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को कम करना, उसके प्रभाव को कम करना, गंगा नदी के जल को संरक्षण करना, गंगा नदी जो है उसको साफ सुथरा बनाने का प्रयास इस नमामि गंगे परियोजना में किया गया। अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आपको बता दूं कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, ठीक है, 1995 में बनी थी। इसने नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही और ये इस पे काम भी करती है, ठीक है। तो अभी नहीं, दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के क्या क्या नाम है और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। तो इजीली देखो बच्चों, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो का जो हमारा दूसरा खंड था, ठीक है, खंड नंबर था 2 नंबर के 4 क्वेश्चन वो भी हमने पूरे समझ लिए। चलो, तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों इस पेपर का खंड नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके अंदर 3-3 नंबर के टोटल हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार, इसके बीच महत्वपूर्ण अंतर बताइए। यानी कि देखो 2 तरीके की सरकार होती है, एक होती है लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है भारत का, तो भारत में कैसी सरकार है बच्चों, लोकतांत्रिक है। अब इसीलिए भारत के सभी नागरिकों को
एक जैसे समान अधिकार दिए गए। जैसे हमें 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वैसे ही भारत के सभी नागरिकों के पास में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारा जो शासक है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने चुना है ना, इन्हें संसद में भेजा है वोट करके, तो ये हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। इसके अलावा जो भी निर्णय होता है सरकार में, वो बहुत ही विचार विमर्श से लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे संसद है ना, तो उसमें जो 543 सदस्य हैं, इनमें से किसी को भी एक विषय पे अगर निर्णय लेना है तो ये सभी विचार विमर्श करेंगे और बहुत लंबा विचार विमर्श चलता है। ठीक है, तो कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाता, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा जनता के द्वारा शासक का चुनाव, यानी कि हम अपने शासक को इसमें चुनते हैं, ये है लोकतांत्रिक। और ठीक इसी का उलट गैर लोकतांत्रिक होता है। कैसे होता है बच्चों? क्योंकि इसमें असमान अधिकार बटे होते हैं। जैसे चाइना में जो उस वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, नागरिकों के पास में कम पावर्स हैं, है ना। यही बात नाजियों की और जर्मनी के लोग थे उनकी भी आ जाती है। इसके अलावा शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसमें जो शासक होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सैनिक हो, या फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी हो, इसमें वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वो कुछ भी निर्णय ले सकता है ना। और शासक का चुनाव जनता नहीं करती, जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, उन्हें तो पता भी नहीं चलता हमारे ऊपर कौन शासन करने वाला है। वो वंश के आधार पे या फिर समूह के आधार पे चलता रहता है। ये होते हैं गैर लोकतांत्रिक। लोगों को इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह भी नहीं होती है ना, ये चीज़ है। ओके, सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। मेंशन दी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी बातें लिखी हुई हैं बच्चों एक एक करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों? इसमें पूछा गया है तत्कालीन यूरोप में उदारवादी समूहों के विचारों और दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझो। तत्कालीन यूरोप में एक तो है उदारवादी समूह के विचार के लोग, ठीक है, जो उदारवादी समूह के लोग हैं ना, इनके विचार और दृष्टिकोण बताने हैं। तो चलो लिखेंगे उदारवादियों के विचार और दृष्टिकोण। देखो बच्चों, इनका मानना यह था कि यूरोप में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे और अपेक्षा भी रखते थे कि सभी धर्म एक समान हो। इसके अलावा शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। शासक जो थे ना यूरोप में, वो जो शासन करते थे वो ऐसा था कि कोई उसकी सीमा ही नहीं थी, अनियंत्रित तरीके से शासन करते थे, तो ये उनके विरोधी थे। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक थे, यानी कि ये कहते थे कि व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उन्हें पूरी तरीके से मिलने भी चाहिए। नाम के लिए नहीं कि तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम सरकार के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे नाम के अधिकार नहीं, असलियत में अधिकारों के समर्थक। इसके अलावा प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक, यानी कि ऐसी सरकार जिसे लोगों ने चुना हो और न्यायपालिका ऐसी हो जो कि स्वतंत्र हो बिना किसी दबाव के। ठीक है, इसके अलावा सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के ये समर्थक नहीं थे, निजी संपत्ति के समर्थक ये थे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे करके उदारवादियों के विचार और दृष्टिकोण आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखेंगे। डिस्क्राइब द व्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ लिबरल ग्रुप्स इन कंटेम्प्रेरी यूरोप, व्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ लिबरल्स। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी बातें लिखी हुई हैं। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन 27। दो क्वेश्चन है। भारत में व्यापक गरीबों के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि देखो, भारत में आज जो गरीबी है ना, इसमें एक सबसे बड़ा जो हाथ है, जो कारण है, वो औपनिवेशिक प्रशासन है। जो अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था ना, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है भारत की गरीबी पे। अब कैसे भारत को इन्होंने गरीब किया है भाई? तो भारत में व्यापक गरीबों के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की भूमिका, जो गरीब है ना, इसमें ब्रिटिश शासन की भूमिका है। कैसे बच्चों? सबसे पहला, भारतीय हस्तशिल्प को नष्ट करना। कैसे? ये लोग भारत से कच्चा जो माल होता था, जैसे कपास हो गया, तो इसको इंग्लैंड भेजते थे, है ना। अब इंग्लैंड से कपड़ा बना के भारत में लाते थे, भारत में ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो अब क्या था, लोगों को कम पैसे में अच्छे कपड़े मिलने लगे थे, है ना। तो इसीलिए जो हस्तशिल्प यानी कि बहुत ही छोटे छोटे उद्योग थे, हाथों से जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे, वो नष्ट हो गए। फिर कर संबंधी नीतियां। आज के टाइम पे जो टैक्स पॉलिसी आप देखते हैं ना, ऐसी न जाने कितनी सारी टैक्स पॉलिसी
अंग्रेजों ने भारत में लगा रखी थी नागरिकों पे, उससे भारत को और ज्यादा नुकसान हुआ। तीसरा, भूमि प्रशासन संबंधी नीतियां, ठीक है, भूमि प्रशासन संबंधी नीतियां, भारतीय वस्त्र उद्योग को हतोत्साहित करना, और साथ ही जो भारतीय संसाधन थे इनका दोहन करना प्राकृतिक तौर पे, ठीक है, चाहे और भी जो भी थे उनके मामले में। तो इस तरीके से इन्होंने भारत को गरीब बनाया। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अर्थात भारत में जो गांव के लोग हैं इनके जीवन को अच्छा करने के लिए, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब हमारे देश में गरीबी को कम करने के कार्यक्रम लागू किए गए तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े, जैसे कि लोगों को बहुत से रोजगार के उपलब्ध मिलने लगे, चाहे फिर वो गांव में रहते हों या फिर शहरों में रहते हों। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की प्राप्ति होने लगी, क्योंकि एक अधिनियम था ना 2005 का या फिर 2015 का, जिसमें कहा गया था कि पूरे साल में कम से कम 100 दिन का तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना, अगर नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा निःशुल्क खाद्यान्न उत्पाद मिलना, यानी कि जो राशन वगैरह नहीं होता है तो वो हो गया। इसके अलावा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होना, अब व्यक्ति अपना भी काम खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। निम्न ब्याज पे धन मिलना, यानी कि अब ऋण आप ले सकते हैं, अपना बिजनेस, अपनी खेती वगैरह भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ये पॉइंट हुए। ठीक है, अब चलिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27 वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अब इसके इंग्लिश मीडियम के दोनों पार्ट देख लेंगे। तो एवेल्युएट द रोल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द मास पुअर इन इंडिया। तो देख लीजिए बच्चों क्यों रीजन है। एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स टू बी इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया। तो कैसे हुआ बच्चों, इसके बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें आपके एमसीक्यू भी बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। तो बच्चों नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण 5 पार्ट में होता है। एक है पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय में देखा जाए तो सतलुज और जो सिंधु नदी के बीच का एरिया है ये आ जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे तो इसमें सतलुज और काली नदी के बीच का जो एरिया है वो आ जाता है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो काली और तिस्ता नदी के बीच का पार्ट। असम की बात करेंगे तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का आ जाता है। और फिर पूर्वी हिमाचल में भारत की पूर्वी सीमा के साथ में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो ये 5 तरीके से नदी घाटों के आधार पे जो क्या नाम है हिमालय है इसको डिवाइड किया जाता है। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। क्लासीफाई द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ रिवर वैलीज। तो कौन कौन सी हैं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, पूर्वांचल, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 29 पॉलिटिकल साइंस है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, एक ही बार मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 कहता है मौलिक अधिकार व मानव अधिकार इनमें अंतर कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं और फिर मानव अधिकार। ठीक है, मानवाधिकार जिसे कहते हैं। तो बच्चों देखो मौलिक अधिकार ये वे अधिकार हैं बच्चों जो हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं और भारतीय संविधान में लिखे हुए भी हैं। ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के लोगों के लिए हैं, यानी कि इंडिया के सिटीजन्स के लिए हैं, और इनकी संख्या टोटल 6 है। और स्वयं हमारा भारत का संविधान इनकी रक्षा भी करता है। कैसे, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील करने के लिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी सुनवाई करेगी ऐसे मामलों में। ओके, तो मौलिक अधिकार क्या है, संविधान में लिखे हैं, ये भारत के लोगों के लिए हैं, 6 हैं, और संविधान इनकी रक्षा करता है। रही बात मानवाधिकार की, तो बेसिकली यह संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में लिखे थे, भारतीय संविधान में नहीं, संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसमें लिखे हैं, और ये विश्व के सभी लोगों के लिए हैं, और इनकी संख्या लगभग 30 है बच्चों। कितनी, 30 है। आप सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप ये 4 पॉइंट पढ़िए, और ह्यूमन राइट्स के बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा आज का ये जो वीडियो है और इस वीडियो का सबसे आखिरी खंड जो था वो हमने यहाँ पे अब पूरा कर लिया है। ठीक है, खंड गा जो था ना हमारा 3 नंबर के 5 क्वेश्चन वो हमने पूरा कर लिया तकरीबन 50 मिनट के अंदर ही। ओके, इसके अलावा
पिछली वीडियो में आपको हमने कुछ और सैंपल पेपर करवाए थे, उसके आपको मैं एक आधे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप और प्रैक्टिस कर लो इसी वीडियो से। हाँ, जैसे कि ये देखो, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग था, तृतीय स्टेट जिसमें व्यवसायी, बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ठीक है ना, ये सब शामिल थे। उसके बाद तत्कालीन यूरोप में रूढ़िवादी समूह के विचार और दृष्टिकोण के बारे में बताओ, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। फिर आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं बच्चों, तो हर वो काम जिससे किसी देश के आय में वृद्धि हो उसे कहते हैं। बाजार क्रियाएं, फिर गैर बाजार क्रियाएं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है बच्चों जो पिछली वीडियो में समझाए। जैसे अप्रैल थीसिस कौन थे, उनकी मांगे क्या थी, तो ये 3 मांगे थी, अब थे कौन, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। संविधान की उद्देशिका में क्या कहा गया, आम चुनाव उपचुनाव में क्या अंतर होता है बच्चों। फिर 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो रूस है बच्चों, इसकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। फिर भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो ये भी बता रखा है। शिवालिक की विशेषताएं क्या हैं, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों, देशों के नाम, मौसमी भुखमरी, ये सारी बातें, संसद की हमें आवश्यकता क्यों है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला और पेपर का चौथा खंड नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे आपके 5 नंबर के टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक किताब से एक एक, लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चन में ना अथवा है, तो 5 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन हो गए, और यहां से बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ओके बच्चों, चलिए शुरू करेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, इन्हीं 4 को विस्तार से समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत थी वो किन परिस्थितियों में हुई, क्या रीजन थे, क्या सिचुएशन थी कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति करनी पड़ी फ्रांस के लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। देखो, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोधों की शुरुआत निम्नलिखित कारणों से हुई, ठीक है। एक तो सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, फिर आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, दार्शनिकों का कुछ योगदान था, ठीक है। जो सम्राट लुई सोल्वे था और उनकी रानी एंटोनेट की जो विलासिता थी, एक ये रीजन हो जाएगा, है ना। 4 रीजन पूछे है ना, तो चारों ही रीजन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला वाला सामाजिक परिस्थितियां, देखो बच्चों जो फ्रांस है इसमें समाज को 3 वर्गों में बांट रखा था। जैसे कि जो प्रथम वर्ग था इसे पादरी कहते थे, द्वितीय वर्ग इसमें अधिकारी जो कुलीन वर्ग था वो शामिल था, और तृतीय वर्ग को कृषक का वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग कहते थे। अब जो तीसरा वर्ग था ना, कृषक और श्रमिक वाला, इस पर ही जितने भी कर थे वो लागू होते थे, चाहे वो पादरी लगाए चाहे वो राजा लगाए, सारे टैक्स किसे देने पड़ते थे, इस तृतीय स्टेट वाले को, ठीक है। बाकियों को छूट मिली थी, और यही असमानता तृतीय वर्ग के लोगों में असंतोष की भावना को बढ़ा रही थी, और इसी वजह से एक रीजन ये भी था फ्रांस की क्रांति का। दूसरा कारण आर्थिक परिस्थितियां। बच्चों 1774 में लुई सोल्वे ने जब शासन संभाला तो उस समय इसने देखा कि फ्रांस का जो खजाना है, जो पैसा, वो तो इसके पास है नहीं बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि वॉर के बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, जिससे कि सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, किसे, लुई सोल्वे को। इसीलिए बच्चों लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को सम्राट ने, लुई सोल्वे ने स्टेट जनरल की सभा बुलाई थी, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग को एक वोट भी दिया था। तृतीय वर्ग ने क्या किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया। यार पहले ही हमारे ऊपर इतने कर लगा रखे हैं तुमने, हैं, और 2 वर्गों को छूट दे रखी है, अब और नए कर लगाने वाले हो, तो हम इसका विरोध करते हैं, और वो सभा से बाहर निकल गए, जिससे विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दार्शनिकों का योगदान। दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में समाज में शिक्षित और एक धनी वर्ग बनकर उभरा। अब इसी शिक्षित वर्ग ने, और थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा पैसे वाला वर्ग, इसने सामंतवादी समाज में लोगों को जो विशेष अधिकार दे रखे थे ना, ये उसके खिलाफ थे। शिक्षित वर्ग के लोग
फ्रांसीसी और अंग्रेजी दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित हुए। जो थोड़े पढ़े लिख गए थे ना, वो लोग इन दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित हुए। इनके क्या विचार थे? ये दार्शनिक समानता और आज़ादी के सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ऐसे बहुत सारे दार्शनिकों ने राजा के दैवीय अधिकारों को नकारा। वो कहते हैं राजा को जो अधिकार मिले हैं, वो कहते हैं कि ये उनको देवताओं ने दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर लोगों ने इनके इन्हीं बातों को मानते हुए विद्रोह किया। तो एक कारण ये। चौथा कारण है सम्राट लुई 16वें और उनकी रानी एंटोनेट की विलासिता। कैसे? लुई 16वें और उनकी जो रानी थी, ये बहुत पैसा खर्चा करते थे, जिससे कि शाही खजाना खाली हो गया। अब शाही खजाना खाली हुआ तो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और प्रत्येक विभाग के अलग अलग कानून थे। राजा का एक ही कानून होना चाहिए हर एक के लिए, लेकिन इसके अलग अलग कानून थे, जिससे समाज में भ्रम और असंतोष फैलेगा। और इसी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए फाइनली जो फ्रांस के लोग थे, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की। इसके अलावा 1 से 2 पॉइंट छोटे छोटे और भी लिख सकते हैं। रोजगार का ना मिलना, ठीक है, और युद्ध की वजह से हानि होना, राजा का ज़्यादा पैसा खर्च करना, ऐसी बातें। अब इसी का अथवा वाला देखो बच्चों, वाइमर गणराज्य की स्थापना किस संधि के बाद हुई और इस वाइमर गणराज्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं वाइमर गणराज्य के बारे में। देखो बच्चों ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है। देखो, वर्साई की संधि के बाद, जो कि 1918 में हुई थी, वर्साई की संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई बच्चों, तो इसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो वही थी कि जो इसने संधि की थी ना, वही वाली। क्यों? क्योंकि इस गणराज्य ने वर्साई की संधि की, इसीलिए जर्मनी पे जो भी अपमानजनक संधियां थोपी गई, शर्तें थोपी गई, उसका जिम्मेदार भी वाइमर गणराज्य को बोला गया, ठीक है। अब देखो, वाइमर गणराज्य जो है, इसे युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा था, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई और इसके सामने कई समस्याएं आई। जैसे कि 1929 से 32 में आर्थिक महामंदी पड़ गई, ठीक है, यानी कि इसका विकास नहीं हो पाया, औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देश के पास पैसा है ही नहीं, वाइमर गणराज्य के पास पैसा ही नहीं है, क्षति हुई बहुत ज़्यादा, उद्योग भी नहीं बचे। इसके अलावा वाइमर गणराज्य को स्पार्टकिस्ट लीग की क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा, ठीक है। किसका? स्पार्टकिस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का। वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे एक टाइम पे आलू जो है 10 रुपये किलो था, तो एक टाइम पे ये 30-40 हुआ, जहाँ पे आज 10-20 रुपये किलो आजकल है, तो एक टाइम पे 100 और 100, 120, 130 चला जाता है ना। तो ये मुद्रास्फीति, इसका सामना करना पड़ा। और वाइमर गणराज्य के लोगों को नवंबर के अपराधी कह के मजाक बनाया जाता था इनका, ठीक है। क्या बोलते थे? नवंबर के अपराधी। उपयुक्त कारणों से लोगों को ये विश्वास हो गया कि वाइमर गणराज्य जो है, ठीक है, उनके दुखों का कारण है और अब विश्वास उठ चुका है, इसे खत्म करके ही हमें अपने दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और इसी पृष्ठभूमि से हिटलर का उदय हुआ, ठीक है। तो हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी बच्चों? वाइमर गणराज्य की उत्पत्ति और इसका खत्म होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताएंगे इसके बारे में। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखेंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड द रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन फ्रांस, एक्सप्लेन एनी फॉर इन डिटेल। तो सोशल कंडीशंस क्या थी बच्चों, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स, एंड द लास्ट लग्जरी ऑफ एम्पीरियर लुई 16 एंड हिज क्वीन मैरीन एंटोनेट। एंड आखिरी में जो वाइमर गणराज्य है, इसकी स्थापना कैसे हुई बच्चों, ठीक है, कौन कौन सी समस्याओं का इसके सामना करना पड़ा, या फिर ये कह लीजिए कि जो हिटलर है इसका बैकग्राउंड कैसे बना एक तरीके से, वो हमें बताना था, ठीक है। अब बच्चों इससे पहले कि हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं, चलो आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब है क्वेश्चन 31। इसमें पूछा गया है असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक, इसमें महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति को बताइए। यानी कि देखो दो क्षेत्र हैं, एक तो है असंगठित और एक है संगठित।
तो ऐसे में महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति क्या है ये बताओ। आओ बच्चों देखते हैं महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले असंगठित की बात करेंगे, फिर संगठित की बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले असंगठित क्षेत्र, तो असंगठित क्षेत्र में निम्न शिक्षा प्राप्त व निम्न कौशल स्तर अनियमित रोजगार, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो महिलाएं जिनके पास एजुकेशन कम है, कोई भी स्किल नहीं है, तो भी रोजगार मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है असंगठित क्षेत्र में। दूसरा, पढ़े लिखे कम है, स्किल कम है, तो इसीलिए पैसा भी कम मिलता है इन्हें और वेतन भी जो है इक्वल नहीं मिलता, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश यानी कि जब महिला गर्भवती होती है ना उस समय, और शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसे में आप गर्भवती हो गए या फिर गर्भवती हो गई, तो अब जो है क्या होगा कि आपको अवकाश चाहिए 2 4 5 महीने का, तो ऐसे में आपको कंपनी है जो है या फैक्ट्री वो पैसा तो देगी नहीं, तो ये असंगठित क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर जो संगठित क्षेत्र है इसकी बात करें, तो इसमें जो है ना जो रोजगार है वो शिक्षा और कौशल कार्य के अनुसार होता है, ठीक है। शिक्षा व कौशल के हिसाब से आपको काम मिलता है और इसमें नियमित रोजगार होता है, ठीक है। जैसे आप सैलरी बेस अपना कोई काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना। सरकारी नियमों के अनुसार वेतन और समान वेतन, यानी कि सरकार के जो नियम होंगे उसके हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन महिला के लिए उतना वेतन पुरुष के लिए, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश हो गई, शिशु सुविधाएं हो गई और सामाजिक सुरक्षा तंत्र, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना। गवर्नमेंट खुद छुट्टी देती है ऐसी महिलाओं को जो गर्भ धारण कर चुकी होती हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है। ये चीजें हैं बच्चों। तो हो गया आपका असंगठित और संगठित क्षेत्र का। अब इसी का सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों कि भारत की आजादी के बाद वर्तमान समय तक विद्यालयी शिक्षा के विकास में आए बदलाव और उनकी चुनौतियों का वर्णन करो। भाई साहब ये क्वेश्चन आपके बहुत से एमसीक्यू तैयार कराएगा और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन। ध्यान से समझ लो क्या है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके आज तक वर्तमान समय तक विद्यालय की शिक्षा यानी कि एजुकेशन में जो भी विकास हुआ है वो बताओ और कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई वो बताओ। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले इसकी छोटी सी भूमिका बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों। देखो जब भारत आजाद हुआ यानी कि 1947 से लेके और आज यानी कि 2025, ठीक है ना, तो इस समय के दौरान बहुत सारा खर्चा भी हुआ होगा पढ़ाई के मामले में, है ना। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 में, इसमें पैसा एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया था, केवल 151 करोड़ रुपए, जो कि 2020-21 में लगभग अगर देखा जाए 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था, ठीक है। 2020-21 में बजट का अगर हम पार्ट देखें तो बजट में से 2.8% भाग एजुकेशन पे लगाएगा, ठीक है। वो साक्षरता दर जो 1951 में कितनी थी, 18%, यानी कि 1951 में अगर 1000 लोग भारत में तो सिर्फ 18 पढ़े लिखे थे, वो 2018 में 85 हो गई, यानी कि 1000 में से कम 850 लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड है। सोचो कितना ज़्यादा एजुकेशन का भारत में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें अब हम छोटे छोटे की पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि लैंगिक असमानता देखी जाती थी भारत में, जिसमें देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से 16% अधिक थी, यानी कि जितने पुरुष हैं और महिलाएं हैं इसमें पुरुष जो है महिलाओं से 16% अधिक पड़े हुए थे, ठीक है। क्षेत्रीय अंतर भी देखा गया, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 14.2% अधिक थी, ठीक है। जो नगर के क्षेत्र होते हैं ना, यानी कि नगरीय लोग, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ज़्यादा अच्छी थी। फिर राज्यों में अंतर, जैसे कि केरल में साक्षरता दर लगभग 94% है, जबकि बिहार में केवल 62% है ना। अब हम एक एक करके हर शिक्षा में हुए व्यय को समझेंगे, उसके विस्तार को, जैसे प्राथमिक शिक्षा में कैसे विस्तार हुआ, उच्च शिक्षा में कैसे विस्तार हुआ, ठीक है। फिर शिक्षा के सामने क्या क्या चुनौतियां आई इसके बारे में। ओके, देखो बच्चों, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार वर्ष 2019 और 20 में भारत के लगभग 7,78,842 गांव में
प्राथमिक विद्यालय प्रणाली का प्रसार हुआ। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय प्रणाली का प्रसार किया गया। इसके अलावा भारत में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया और समय के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेतु पाठ्यक्रम हो गया, स्कूल लौटो शिविर हो गए, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम थे वो चलाए गए। ठीक है, यहाँ तक कि दोपहर का भोजन योजना जो बच्चों की उपस्थिति और पोषण में सुधार करे वो भी लागू की गई। तो एक तरह से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत सारे काम किए गए। ठीक है, कुछ जो प्रणालियाँ थी इसका विस्तार किया गया, सर्व शिक्षा अभियान आया, कुछ और जो क्या नाम प्रयास थे, जैसे सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, मिड डे मील योजना, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर बारी आती है बच्चों उच्च शिक्षा में प्रगति, हायर एजुकेशन में। तो बच्चों 2018 में उच्च शिक्षा में देखा जाए तो 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन की दर 27% थी, जो कि वैश्विक की तकरीबन 26% तक मानी जाती है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए 1951 से 2019 बीच के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या भारत में बहुत बढ़ चुकी है। हजारों की संख्या में जो कॉलेज हैं और सैकड़ों की संख्या में जो विद्यालय भारत में खोले जा चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा के जो उपयोग हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता की चुनौतियां हैं, जैसे कि निम्न स्तर की शिक्षा और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें अभी टीचर बहुत अच्छे नहीं है, तो वो शिक्षा का जो स्तर है, मतलब पढ़ाते जो वो सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, निम्न स्तर की शिक्षा है वहाँ पे, और कुछ लोग तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम में सुधार और व्यावसायीकरण पे ध्यान, यानी कि राज्य स्तर पे जो सिलेबस होता है उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, जैसे गांव के लोग हैं ना, तो क्या सोचते हैं, अरे हमारा बेटा है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मम्मी पापा का हाथ बटाएगा खेती में, काम धाम में, है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक जो शिक्षा संस्थान है इसका अभिसरण हो जाना, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो आ चुके हैं, जो है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना था, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 31 वो पूरा हो गया। अब इसी का देखेंगे हम इंग्लिश मीडियम में। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम में, एनालाइज द लेबर मार्केट पोजीशन ऑफ वुमेन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा, यहाँ से देखें। डिस्क्राइब द चेंजेस एंड चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया टिल द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो देख लेंगे बच्चों, सबसे पहले एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट कैसे बढ़ा, फिर एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, और फिर प्रोग्रेस इन हायर एजुकेशन, एंड द लास्ट चैलेंजेस इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठंडे मौसम की ऋतु यानी कि जो शरद ऋतु होती है इसकी विशेषताएं लिखो। बहुत ही आसान है भाई। ठंडी ऋतु में क्या विशेषताएं होती है बच्चों, देखो यहाँ से। ठंडी ऋतु में दरअसल यह ऋतु उत्तर भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक चलती है। जैसे भी आपके एग्जाम होने वाले हैं ना फाइनल के, तो होली तक ठंडी जो वो बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। तो उत्तर भारत में कब शुरू होती है, मध्य नवंबर से, और फरवरी के अंत तक चलती है। रही बात दक्षिण की, तो इसमें क्या होता है, भारत के दक्षिणी भाग से उत्तर की ओर तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है दरअसल। जैसे अभी आप साउथ की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पे तापमान जो है वो अगर 50 सेल्सियस है, तो आप इधर महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ, यूपी की तरफ आएंगे तो जो तापमान है वो घटता जाएगा। ठीक है, 50 से 45, 40, 30, 35 ऐसा होता जाएगा। ठीक है, दिन इस समय गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन में तो लगेगा जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही गर्मी होने लगी है। अभी का मौसम देख लो, ऐसा लगता है जैसे गर्मी होने लगी है, लेकिन रात में ठंडी लगती है, रात में रजाई ओढ़नी पड़ती है ना। इसीलिए जैसे उत्तर भारत में पाला पड़ना एक आम बात है, और हिमालय के उच्च ढलानों पे बर्फ पड़ना एक आम बात है ना। हिमालय पे चले जाओ आप, वहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है हमेशा। भारत में जो उत्तर भारत है यहाँ पे पाला यानी कि ठंडी पड़ती रहती है, ये चीज़ है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश भर में चलती हैं। उत्तरी भारत में
एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है और हल्की मंद पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। तो ठंडे मौसम की ऋतु की ये विशेषताएं बच्चों, ठीक है। अब तो लिख दोगे ना आप सर्दियों में क्या क्या विशेषताएं होती है सर्दियों की। चलो अब इसी का अथवा वाले देख लेंगे। भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करो। हमारा जो भारत का मरुस्थल है ना, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो चलो शुरू करेंगे। देखो भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं। सबसे पहला, भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम छोर पर स्थित है। भारत का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? जो हमारी अरावली पर्वतमाला है ना, इसके पश्चिमी छोर पे, ठीक है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ रेतीला मैदान है। भारतीय मरुस्थल किससे ढका हुआ है बच्चा? बालू के टिब्बों से ढका हुआ रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम, लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और जो वनस्पति है वो कंटीली होती है ज़्यादातर, क्योंकि वर्षा नहीं है तो सिंपल सी बात है, जिससे पानी नहीं मिलता वो कंटीला पड़ जाता है ना। तो कंटीली वनस्पति ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र की नदियाँ कम जल होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं और केवल वर्षा ही ऋतु में दिखाई देती हैं। अब इसके अंतर्गत बरकान, ठीक है, अर्धचक्राकार बालू का टीला इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। लंबवत बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में दिखाई देते हैं। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में आपको मैं कुछ और चीज़ें बता दूं अच्छे से एक मैप के माध्यम से। देखो हमारा जो भारत का मरुस्थल है वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान के इस भाग में, ठीक है। अब इस भारतीय मरुस्थल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? अरावली की जो इधर का भाग है ये वाला इधर स्थित है ना। और यहाँ पे नदी भी है, जैसे अभी आपको मैंने एक नदी का नाम बताया, इस नदी से गुजरती है। यहाँ पे तापमान जो है वो दिन के समय में कम से कम 50 डिग्री तक चला जाता है और रात के समय मात्र 15 या 20 डिग्री तक आ जाता है ना। तो तापमान घटता बहुत है और बढ़ता भी बहुत है। और साथ ही साथ यहाँ पे वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है ना। ये चीज़ें होती हैं बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना था। और सेम कुछ पॉइंट और भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं, ये देख लीजिए। बस हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन 32। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखेंगे बच्चों। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ कोल्ड सेशन, जिसे हम सद सेशन भी कहते हैं। तो कोल्ड सीजन की क्या क्या विशेषताएं बच्चों, ये 5 बातें लिख सकते हैं। और डिस्क्राइब द करेक्ट स्केच ऑफ द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं बच्चों, ये रही आपकी सारी के सारे पॉइंट, आप यहां से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन 33 की। और 33 जो है ना ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो 33 कहता है दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, काले गोरों के बीच में जो भेद था, तो अफ्रीकन ने इन गोरे लोगों के प्रति जो संघर्ष किया था उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो चलो बच्चों लिखेंगे अच्छे से, दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से। 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी हुए। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन लोग जो थे ना, गोरे लोग, और इन्होंने अफ्रीका में ये रंग भेद की नीति, नस्ली भेद की नीति लागू कर दी थी, है ना। उनके साथ में अलग तरीके का व्यवहार करते थे ये गोरे लोग। तो जब से अफ्रीका आज़ाद हुआ तभी से उसने इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने शुरू कर दिए। और तकरीबन 45 से 44 साल के आसपास 1994 में इन्हें इस चीज से आज़ादी मिली। देखो यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी, ठीक है। यूरोपीय अल्पसंख्यक जो थे ना ये गोरे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बनाई यहाँ पे, और ये इन यहाँ के अफ्रीका के काले लोगों पे अत्याचार करने लगे, ठीक है। एक दक्षिणी अफ्रीकी नेता थे नेल्सन मंडेला जी। बच्चों इसके बारे में 11th में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज भी उठाई। इसके लिए इन्हें जेल में भी जाना पड़ा, ठीक है, इन्हें प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। इन्होंने अपना पूरा भविष्य जो है, अपना पूरा जो प्रेजेंट है, सब कुछ इस रंग भेद की नीति को खत्म करने में लगा दिया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन
और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। फिर 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, जिससे लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई और उन्होंने स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति उन्हें चुन लिया गया। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना कि दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद जो था वो कैसे हुआ था क्या नहीं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को दक्षिण अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम का ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोग थे, उन्होंने यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार को हटाने के लिए, ठीक है, अपने देश से भगाने के लिए चलाया था। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन है नेल्सन मंडेला जी, जो कि बाद में चल के दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी चुनते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चीजें याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है। यानी कि देखो, कई से बच्चों को ना डाउट हो जाता है कि सर जी चुनाव आयोग एक ही है और निर्वाचन आयोग एक ही है क्या। जी हाँ, चुनाव आयोग कह लीजिए या फिर निर्वाचन आयोग कह लीजिए, एक ही है, बस नाम अलग है। ठीक है, तो अब इसके अधिकार क्या हैं, क्या इसके राइट्स हैं, और जो अधिकार है ना बच्चों वही इसके कार्य भी हैं। बस कार्य में दो तीन चीजें और अलग ऐड हो जाती हैं। जैसे कि देखो, भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार। तो चुनाव आयोग का पहला अधिकार यह है कि जब से चुनाव आयोग चुनाव अधिसूचना जारी करेगा तब से लेके चुनाव के नतीजों की घोषणा तक जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है ये उसका संचालन करती है। यानी कि चुनाव आयोग ने जिस दिन ये सूचना जारी कर दी कि अब भारत में चुनाव होंगे, उस दिन से लेके जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक पूरा जो साइकिल होता है चुनाव का, ठीक है, पूरी प्रक्रिया वो कौन संचालित करता है, चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि हर एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी को मानने पड़ते हैं, और कोई अगर ऐसा नहीं करता है, मतलब उल्लंघन करता है चुनाव आचार संहिता का, तो उस उम्मीदवार की, उस पार्टी की सदस्यता रद्द भी की जा सकती है या फिर दंडित किया जा सकता है। ठीक है, चुनावों के दौरान सरकार को कुछ दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, यानी कि चुनाव आयोग जो है ना वो गवर्नमेंट को कुछ दिशा निर्देश देती है कि तुम्हें ये करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेना। इनकी जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब चुनाव होता है ना तो आपकी स्कूल टीचर्स की भी ड्यूटी इलेक्शन में लग जाती है ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन लेके चुनाव में कामकाज करवाना। ठीक है, जिन चुनाव केंद्रों पे चुनाव ढंग से नहीं हुआ है या फिर लगता है भ्रष्टाचार हुआ है या फिर धांधलीबाजी हुई है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहां पे दोबारा चुनाव कराने का अधिकार भी है चुनाव आयोग के पास। ठीक है, चुनाव आयोग ही मतदाता सूची तैयार करता है, निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन करता है, पार्टी को सीट देता है, सदस्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटन करता है उनके लिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखेंगे। राइट अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन। तो साउथ अफ्रीका की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको ये पॉइंट लिखने हैं बच्चों। ठीक है, और फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है पावर्स ऑफ द इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने अभी तक अपना सेक्शन डी जो है पिछले 25 से 30 मिनट के अंदर ये हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, जो कि है 5वां खंड, केस आधारित प्रश्न का। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि केस बेस्ड होंगे। ओके बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन 34 केस बेस्ड दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यानी कि जब नाजियों ने जर्मनी पे अपना कब्जा कर लिया था तो उस समय सबसे खराब स्थिति यहूदियों की थी। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का जो आधार है वो यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर माने जाते थे। मध्यकाल तक
यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा, इससे अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी के समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घोटो यानी कि दबड़ा कहते थे। ठीक है, तो ये लोग कहाँ रहते थे बच्चों? घोटो या फिर दबड़ा। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। किनका? यहूदियों का। ठीक है, उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी, मतलब जब तक संगठित हिंसा की जाती थी, जब तक कि उन्हें बस्तियों से खदेड़ नहीं दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। ठीक है, यहूदी अपना धर्म परिवर्तन करवा लेंगे तो हम उन्हें छोड़ देंगे, ऐसा इनका मानना था। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? ईसाइयों के द्वारा यहूदियों को किस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता था? तो यहूदियों को नस्ल संहार, संगठित हिंसा, उनकी बस्तियों से निकालने जाने का सामना करना पड़ता था। ठीक है, उनकी बस्तियां जिन्हें घोटो या दबड़ा कहते थे, उन्हें बार बार ये ईसाई इन यहूदियों को यहां से खदेड़ देते थे, मार के भगा देते थे। ठीक है, अब एक शब्द है बच्चों आपका यहाँ पे, सूदखोर। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? सूदखोर का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाला महाजन। ठीक है, खास करके नाजी जर्मनी में ये इसे ना गाली के रूप में माना जाता था। ठीक है, तीसरा, नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ सबसे बुरा हाल क्यों हुआ और वे मुख्य रूप से किस पेशे में लगे रहते थे और क्यों? तो नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ बुरा हाल इसलिए हुआ था क्योंकि नाजियों ने ईसाई धर्म में पहले से मौजूद यहूदियों के प्रति घृणा को आधार बनाया। उन्होंने उन्हें आदतन हत्यारा, सूदखोर मानकर उत्पीड़ित किया जाता था। मध्यकाल में यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी, इसीलिए वे व्यापार करते थे, धन उधार देने का काम करते थे और यही उनकी जीविका का साधन था। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब आप इसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया 34, है ना? चलो अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि ये रहा, देखो। ठीक है, नाजी जर्मनी के बारे में ये सारे पॉइंट हैं। पहले तो पैसेज पढ़ेंगे, फिर इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखेंगे। तो अब यहाँ पे है हमारा पैसेज 35, यानी कि जो केस बेस्ड चौथा नहीं, ये तो दूसरा है अभी। देखो, विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.90 से कम पर जीवन निर्वाह करने को निर्धनता कहते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों कि ये परिभाषा किसने दी है कि निर्धनता का मतलब है प्रतिदिन $1.90 से कम जीवन पे निर्वाह करना। ठीक है, इसको तो विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 45% से गिर के 2008 में 22% हो गया, यानी कि निर्धनता कम हुई। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, लेकिन इसमें बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई गई, जैसे कि तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चाइना, दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ के जो गरीबी निर्धनता है इसमें विशेष कमी आई। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 85% से घटकर 2008 में 14% ही रहेगी और 2011 में 6%। वहीं दक्षिण एशिया की बात कर लें तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे निर्धनों की संख्या थोड़ी बहुत कम हुई है। ठीक है, जहाँ 1981 में इन देशों में 61% थी, तो 2008 में 36% रहेगी। भिन्न भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता अनुमान से अधिक है। अब क्वेश्चन है, विकासशील देश निर्धन क्यों होते हैं? विकासशील देशों में गरीब लोग क्यों होते हैं? तो इन देशों में आर्थिक समृद्धि का जो स्तर वो काफी निम्न होता है, बेरोजगारी अधिक होती है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है ना, विकास हो नहीं पा रहा है, तो आर्थिक समृद्धि कम है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए। सेकंड, चीन एवं दक्षिण एशिया के देशों में निर्धनता कम होने के क्या कारण है? तो चाइना में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो निर्धनता है इसके कम होने के क्या रीजन है बच्चों? ठीक है, तो आर्थिक प्रगति रीजन है और मानव विकास संसाधन में निवेश रीजन है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों की निर्धनता संख्या में कमी लाने हेतु 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों, दक्षिणी एशियाई देशों की निर्धनता संख्या में कमी लाने के लिए 2 उपाय। तो शिक्षा को अच्छा बनाया जा सकता है,
स्वास्थ्य के स्तर को अच्छा बनाया जा सकता है, रोजगार के अवसरों को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो गरीबी है उसमें कमी आएगी। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो ये रहा, यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं बच्चों, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसी का 35वां देखेंगे बच्चों, मतलब इसके तीनों क्वेश्चंस ये रहे, आपके पढ़ सकते हो। अब है क्वेश्चन 36, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो इसमें बेसिकली जो जिम्बाब्वे है इसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जान्नू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जान्नू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर ली और उसके जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकारी विरोध प्रदर्शन करने वाले, आंदोलन करने वालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति और उसकी जो विशेषता है, कुछ ये बातें हैं। क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे में आजादी के बाद जान्नू पीएफ दल, इसका राज क्यों रहा? ठीक है, तो जान्नू पीएफ दल ने जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के कार्य किया था, इसीलिए इसका राज रहा। दूसरा, विपक्षी दलों की कोई एक भूमिका लिखो। तो विपक्षी दल सरकार की कमियों को जनता के सामने रखा करते थे। उसके बाद, रॉबर्ट मुगाबे ने सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह बदलाव किए, किस तरीके के? तो रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में इस तरह के बदलाव किए कि राष्ट्रपति की जवाबदेही कम हो गई, विपक्षी दलों पर उनका नियंत्रण हो गया, सरकारी विरोध प्रदर्शन को कानूनी घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों में वृद्धि कर ली थी। ये 3 तरीके इन्होंने, 4 तरीके अपनाए थे। ठीक है, तो बस ये हो गया 36। और इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका पैसेज है, इसे पढ़ें अच्छे से और इसके जो तीनों क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर ई, यानी कि जो हमारा ना सेक्शन है। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों इस पेपर के सबसे आखिरी खंड की, खंड नंबर 4, मानचित्र आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों, आपके मैप के लिए मैंने अलग एक वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको मैप की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जाके देख लेना। ठीक है, देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है, विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पे 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। इन दोनों स्थानों की पहचान दी गई विशेषताओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैप दिया गया है। अब इस मैप में देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे ये ए और कंट्री है और ये बी कंट्री है, तो ये दोनों ही देश जो है वो किससे संबंधित है, ये जानकारी हमें पढ़नी है। तो जानकारी क्या है बच्चों, जो ए वाला पार्ट है ना हमारा, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मित्र शक्ति है। ठीक है, जैसे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया वगैरह है ना, तो ये मित्र शक्ति है, रूस हो गया। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक धुरी शक्ति बी के रूप में है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो धुरी शक्ति है वो अगर आप बी को देखेंगे तो ये जर्मनी आ जाती है। ठीक है, और जो ए है वो आपका सोवियत रूस है। एक बार ना मैं भरा हुआ मैप आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ, इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ ये देखो, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हमारी थी धुरी शक्ति और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये थी हमारी मित्र है, क्या है, एक सेकेंड, हाँ मित्र है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली। ठीक है, रसिया यानी कि रूस। ये हो गया आपका मैप। अब 1-2 मैप मैंने और भी आपको पेपर में करवा रखे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये इटली है, यहाँ पे ये यूएसए है। क्या इनकी विशेषता है बच्चों, तो देखो इटली जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मित्र शक्ति है, यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक धुरी शक्ति है। ये धुरी शक्ति है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अलावा
आपको मैंने इंडिया के भी मैप करवा रखे हैं, तो इंडिया के मैप को भी देख लेते हैं बच्चों। देखो क्या है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रमुख पठारों को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो दक्कन का पठार कहाँ पे है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, मालवा का पठार कहाँ पे, ये आपको पहचानना है। तो ये रहा आपका मैप, और इसी मैप में अब आप पठार देखेंगे तो देखो बच्चों, ये रहे आपके पठार। नोट टू स्क्वेल, देखो सबसे पहले आता है मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा के पठार को आप कैसे इंगित करेंगे बच्चों मैप में, आप बताएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, और बस इसी के अंदर लिख देंगे कि ये है आपका मालवा का पठार। ठीक, फिर यहाँ पे है हमारा अगला पठार छोटा नागपुर का। अब छोटा नागपुर यानी कि झारखंड से संबंधित है, तो बस झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। ठीक है, और दक्कन का पठार तो पूरे साउथ इंडिया में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इधर की तरफ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा मैंने और भी आपको एक आधा मैप करवा रखा है, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूँ एक बार दोबारा से। ठीक है, आप बस ढंग से समझ लेना। ठीक है, देखो बच्चों, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि केटू कहाँ पर है, केटू पर्वत चोटी कहाँ पे है, केटू या काराकोरम। तो ये देखो सबसे ऊपर में यहाँ पे है आपकी केटू कह लीजिए या फिर काराकोरम। नग्गा पर्वत कहाँ पे है बच्चों, तो ये इस जगह पे है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो नग्गा पर्वत कहाँ पे है आपकी। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के ऊपरी भाग में यहाँ पे इस जगह पे है बच्चों। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो कंचनजंगा यहाँ पे देखेंगे ये है। नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। और ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी जो पहाड़ियाँ हैं गारो, ठीक है, खासी और जयंती, ये कहाँ पे है बच्चों, तो ये इस वाले स्टेट में है। और इस स्टेट का क्या नाम है, मेघालय। क्या है, मेघालय। इसके अलावा हमारा भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है बच्चों, तो ये देखो ये हमारा भारतीय मरुस्थल यहाँ पे है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोंकण कहाँ पे है, तो इस वाली जगह पे आपका कोंकण आ जाता है। ठीक है, अन्नाईमुडी पर्वत चोटी कहाँ पे है, तो इस जगह पे है। भारत का लक्षद्वीप कहाँ पे बच्चों, तो इस वाली जगह पे लक्षद्वीप है, इस वाली जगह पे अंडमान निकोबार है ना। बाकी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये तो आपको पता ही होगा जहाँ तक है। ओके बच्चों, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर था नंबर 2, इसको यहाँ पे सॉल्व करके समझ लिया। और आशा करता हूँ बच्चों कि जो भी आपको हमने ये पेपर समझाया है सॉल्यूशन के साथ में, इससे आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार ना पता है क्या करो आप लोग, आप सारे बच्चे ना मुझे कमेंट करके बताओ कि जो हमने आपको ये पीवाईक्यू करवाया है ये 1.5 घंटा, इससे आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कितनी हेल्प मिली है, प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में, सिलेबस के रिवीजन में, जल्दी से मुझे बताओ बच्चों। ठीक है, अब जो हमारी बाकी की नई वीडियोस आएंगी ना, न्यू वाली वीडियोस, उसके अंदर हम आपको नए पैटर्न पर बेस्ड, जैसे ये आपका नया पैटर्न है ना, इस पर बेस्ड हम आपको पेपर समझा देंगे। सो डोंट वरी, आपके लिए वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, अगले पेपर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।